आज का जो हमारा चैप्टर है गणित का एक नेक्स्ट पड़ाव, और आप इसको नेक्स्ट पड़ाव बोलिए या फिर एक नया टॉपिक बोलिए, द्विघात समीकरण है जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, आज जो आपको चैप्टर पढ़ना है द्विघात समीकरण, ये कोई नया चैप्टर नहीं है। क्यों नया क्यों नहीं है? तो याद कीजिए, जब आपको बहुपद पढ़ाया गया था तो बहुपद में आपको ये बताया गया था कि पावर के हिसाब से बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? रैखिक, द्विघात और त्रिघात। आप वहां पर जो द्विघात बहुपद पढ़े थे, आज के टाइम में वही आपको द्विघात समीकरण के रूप में पढ़ना है। बशर्ते सिर्फ अंतर क्या है, तो अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इस चैप्टर में चर के रूप में यानी कि अल्फाबेट्स के रूप में सिर्फ एक अल्फाबेट आएगा। ठीक है, या तो x आएगा या फिर y आएगा या फिर a आएगा या फिर b आएगा, कोई भी एक चर मान आएगा। ठीक है, इससे पहला जो हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा था, उस चैप्टर में था क्या? तो उस चैप्टर में प्रत्येक प्रश्न में हमें 2 चर मान दिया जाता था, x y a b u v y z, ऐसा कोई भी 2 चर दिया जाता था। लेकिन आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर दिया जाएगा, चाहे वो a हो सकता है या फिर b हो सकता है, या x होगा या फिर y होगा, कुछ भी एक चरमान हो सकता है। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ना कहाँ तक इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कहाँ तक हमें मदद करेगा, सबसे पहले उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसलिए आज हम इस चैप्टर का सबसे पहले आपको परिचय दे देते हैं, ताकि इस चैप्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके पास आ जाए। अगर पेज का बात किया जाए तो ये पेज नंबर, इसका जो एक्सरसाइज है A99 में स्टार्ट होगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें करना क्या है? तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें द्विघात समीकरण का आंसर निकालना है, उत्तर निकालना है, जिसे हम क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे, हल कहेंगे। ठीक है, इसे शून्यक भी कहा जा सकता है और हल भी कहा जाता है। अगर शून्यक है फिर भी सेंस वही होगा कि इसका आंसर निकालिए, और हल कहेगा इसका भी सेंस वही होगा कि आप इसका आंसर निकालिए। बात समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? एग्जाम में ये कहाँ तक महत्वपूर्ण है वो समझिए। जब ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में आपको विवेचक निकालना बताया जाएगा, विवेचक या फिर विविक्तर। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप बीटीसी में पढ़ चुके हैं। विवेचक या विविक्तर का फॉर्मूला होता है D = B² - 4AC। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 प्रश्न ऐसे आएंगे, 2 से 3, जिसमें आपको समीकरण दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका विविक्तर निकालिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये कहेगा कि विविक्तर की प्रकृति बताइए, विविक्तर किस किस प्रकृति का होगा वो आपको बताना है। तो जब ये प्रकृति का बात किया, तो अगर आंसर आपका आया 5 और एक आंसर आया आपका -5, ठीक है, अगर 5 आ रहा है तो प्रकृति क्या होगी? तो विविक्तर धनात्मक है। क्या है? और अगर विविक्तर -5 आया तो क्या है? विविक्तर ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। ये इसकी प्रकृति होती है। ठीक है, यहां से आपको ये जो फॉर्मूला है, 2 से 3 नंबर आपका क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो इसका मूल निकालना होगा। मूल का फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे x। ये जो x लिखा गया है, ऑलवेज ये x नहीं होगा। जब समीकरण x के रूप का होगा तो यहाँ पर x आएगा, जब समीकरण y के रूप का होगा तो यहाँ पर y आएगा, जब समीकरण a के रूप का होगा तो यहाँ पर a आएगा। मतलब समीकरण जिस रूप का दे वही चीज यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, मूल का फॉर्मूला हो जाएगा -b ± √d/2a। ठीक है, शून्यक बोले, हल बोले, एक चीज हम भूल गए हैं, या मूल बोल दे, सेंस सेम ही होता है। ठीक है,
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से किस टाइप का प्रश्न देगा, तो क्या करेगा, समीकरण देगा और कहेगा कि इसका निम्न में मूल प्रश्न देगा और कहेगा कि इसका मूल कौन सा है। ठीक है, अब ऐसा प्रश्न 1 से 2 रहेगा, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। और जब हम लघु उत्तरीय, ये तो ऑब्जेक्टिव का हुआ, लेकिन जब हम लघु उत्तरीय की तरफ बढ़ेंगे तो लघु उत्तरीय में 2 से 3 प्रश्न ऐसा आता है जिसका गुणनखंड निकालना होता है। ठीक है, आप द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का आप गुणनखंड पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद किसे कहा जाता है, तो वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उससे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। यहां पर भी द्विघात समीकरण वही होगा, यानी कि वैसा समीकरण जिसका पावर कितना हो, 2 हो, जिसका पावर 2 हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में कभी कभी क्या देगा, डायरेक्ट आपको कहेगा कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगर गुणनखंड कह रहा है तो आपको जो विधि बताया गया है फर्स्ट इनटू लास्ट करके, उस विधि से आपको बना लेना है। लेकिन जब ये बोला कि मूल निकालिए, तो आपको किस हिसाब से निकालना है, तो आपको द्विघात सूत्र से निकालना है। किस हिसाब से निकालना है, तो द्विघात सूत्र से। अब यह द्विघात सूत्र होता क्या है, तो यही द्विघात सूत्र है। द्विघात सूत्र से निकालने के लिए पहले आपको विवेचक या विविक्तर निकालना होता है, उसके बाद आपको मूल निकालना होता है। अगर प्रश्न में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह भी चीज आता है कि निम्न में कौन द्विघात सूत्र है, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2 है। कभी कभी इस d के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, b² - 4ac। क्यों, क्योंकि d के बराबर में ही है b² - 4ac। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अगर कुल मिलाकर इस चैप्टर का बैकग्राउंड देखा जाए तो हम यही पाते हैं कि यहाँ से 2 या 3 और 1 या 2, कुल मिलाकर आप 5 प्रश्न ले लीजिए ऑब्जेक्टिव में, और उसके बाद अगर 2 भी प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछ देता है तो 2 दूनी 4, यानी कि 5 और 4 9 नंबर के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर बिल्कुल इजी है, और कभी कभार क्या करता है पता है, यहाँ से भाषा आधारित प्रश्न भी डाल देता है। अगर भाषा आधारित प्रश्न डाला तो 2 नंबर और इसमें आप इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। बात समझ रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि अगर इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो मेरा 10 नंबर तक क्लियर, 10 नंबर नहीं 10 नंबर तक, ठीक है, क्लियर हो सकता है। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपके माइंड में एक और चीज आ रहा होगा कि जब हम द्विघात बहुपद पढ़े हुए हैं और वहां से हमें मूल निकालने आता ही है, तो फिर इसे पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो आप याद कीजिए, जब आपको द्विघात बहुपद पढ़ाया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए वो इसको फर्स्ट इनटू लास्ट कर दिए, और फर्स्ट इनटू लास्ट करने के बाद जो गुणनफल आया, अब इसको आप 2 पार्ट में तोड़िए, और ऐसा संख्या आना चाहिए कि गुणा करने के बाद वही गुणनफल, और जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला पॉइंट यानी कि b का गुणांक आ जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वो 2 संख्या है कौन सा। ठीक है, कभी कभी ऐसा केस भी आता है कि जल्दी वो 2 संख्या मिल ही नहीं पाता है। इसी परेशानियों से निजात पाने के लिए हमें कौन सा सूत्र पढ़ना है, द्विघात सूत्र पढ़ना है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट इनटू लास्ट करने का भी झंझट नहीं मिलेगा, और फिर हमें वो 2 डिजिट भी नहीं ढूंढना है जिसको हम जोड़ दे या घटा दे तो b का गुणांक हमें मिल जाए। ठीक है, इसलिए इस सूत्र को पढ़ना है। किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण है क्या। यहां देखिए, जो द्विघात समीकरण होता है, हम यहां लिखेंगे द्विघात समीकरण के लिए आवश्यक शर्त। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है, कब यह द्विघात समीकरण होगा। बाबू पहले समझ लो ना, रील्स देखने के लिए फोन में नेट है, और फिर से इसको समझ लेने के लिए घर पे नेट नहीं होता है, इसी वजह से यहाँ पर उतारना चालू करते हो। कल भी यही समझाया गया था कि जहाँ तक संभव हो आपके पास YouTube का सुविधा उपलब्ध है, आप यहाँ पर पहले समझ लिया कीजिए।
और घर पे जाकर इस चीज को दोहराने का कोशिश कीजिए। नहीं हो पा रहा है तो फिर यूट्यूब का हेल्प लीजिए। उस कंडीशन में क्या होता है, आपको डबल बेनिफिट मिल जाता है। एक तो आप यहाँ पर कुछ समझ के गए और वहां पर अगर आप दोबारा वीडियो देखते तो पूरा डायरेक्ट आपके माइंड में जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर पहले समझा कीजिए। द्विघात समीकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त का अगर बात किया जाए तो किस किस कंडीशन में हम समीकरण को द्विघात कह सकते हैं, ये आपको देखना है, या कौन कौन सा कंडीशन आएगा तो समीकरण द्विघात होगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि समीकरण का पावर कितना होना चाहिए? समीकरण का कितना पावर होना चाहिए? जब समीकरण का पावर 2 है तब ये वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, लिखेंगे समीकरण का पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? घात। क्या कहते हैं? घात। समीकरण का घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा शर्त क्या है? तो समीकरण में सिर्फ और सिर्फ क्या को चर मान होना चाहिए? एक चर मान, या तो x आ जाए या तो y आ जाए या फिर a या फिर b, कुछ भी ABCD का कोई भी अल्फाबेट, लेकिन एक ही अल्फाबेट आना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या होगा? तो दूसरा नंबर में होगा समीकरण में केवल एक चर मान होना चाहिए। एक चर मान होना चाहिए। ठीक है, जब ये द्विघात समीकरण है, जब ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में हलों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो लिखेंगे समीकरण के 2 मूल होने चाहिए। ठीक है, तीसरा शर्त हमारा क्या होगा? सॉरी, चौथा। 3 को तो यहां पर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहां लिखेंगे हल निकालने हेतु। हल निकालने हेतु यानी कि जब हमें मूल निकालना है तो उस कंडीशन में जो विवेचक का मान हो, विवेचक का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है, जब विवेचक का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो आंसर इजिली निकल जाएगा, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं तो आपका आंसर अंडर रूट में आएगा। ठीक है, उसके बाद जब भी विवेचक निकलता है तो आप देखिएगा अधिकांश कंडीशन में तभी आपसे मूल निकलवाएगा जब विवेचक का मान कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि कहेगा कि आप मूल तभी निकालिए जब समीकरण कैसा हो? वास्तविक हो। ठीक है, समीकरण वास्तविक है या बराबर है उसी कंडीशन में आपसे मूल निकलवाएगा। अगर समीकरण अवास्तविक है तो उस कंडीशन में आपसे मूल नहीं निकलवाएगा। बात समझ में आया? लेकिन कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न देता है तो वहां पर आपको निकालना भी पड़ेगा। हम लिखेंगे हल निकालने हेतु विवेचक पूर्ण वर्ग संख्या में होना। हम ये नहीं लिख रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या ही होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा फिर भी उसका आंसर निकलेगा, लेकिन रूट में। तो हम क्या लिख रहे हैं कि हल निकालने हेतु विवेचक पूर्ण वर्ग संख्या में होना क्या माना जाता है? उत्तम माना जाता है। उत्तम माना जाता है। ठीक है, 5वां पॉइंट हम लिख लेते हैं। अब ये जो द्विघात समीकरण है इसका व्यापक रूप क्या होता है? ठीक है, अब जब भी समीकरण पढ़ते तो अगर आपको व्यापक रूप पता हो तो थोड़ा समीकरण को समझना इंटरेस्टिंग हो जाता है, थोड़ा सा मतलब इजी हो जाता है। तो लिखेंगे समीकरण का व्यापक रूप। समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? तो समीकरण का व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx और प्लस में c के बराबर में 0, जिसमें चर मान ये x आया और ये जो आप a b c देख रहे हैं यहाँ पर कोई अचर पद आ जाएगा, यानी कि कोई अंक आएगा, कोई संख्यात्मक मान आएगा जो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। देखेंगे चूंकि a, b, c कोई क्या होगा? क्या होगा? कोई अचर मान होगा, कोई अचर पद होगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अगर इतना पॉइंट्स आपके माइंड में है तो समझिए आप द्विघात समीकरण को बिल्कुल आप घुमाकर फेंक सकते हैं। बात समझ में आया? उसके बाद
एक और चीज लिखेंगे, द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो द्विघात समीकरण होगा उसमें इस एक्स स्क्वायर का गुणांक जो ए है ना, इस ए के जगह पर कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी क्या नहीं आएगा, कभी शून्य नहीं आएगा। क्यों? अगर शून्य आ जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, अगर यहाँ पर शून्य आया और एक्स स्क्वायर से हम इसमें गुणा करेंगे तो ये इस टोटल को क्या कर देगा, इसका वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। तब हमारे पास बचेगा bx प्लस सी। आप देखिए तो इस x का पावर 2 है क्या, तो वो द्विघात समीकरण हो पाएगा क्या, नहीं। एक और शर्त लिखेंगे, द्विघात समीकरण में ये जो एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है इसके हर के रूप में एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए। क्यों? यदि यहाँ पर हर के रूप में एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के हर के रूप में क्या नहीं आना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। यहां तक समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना, समझ में आया? अगर इतना पॉइंट आपको याद हो जा रहा है तो समझिए अभी और इसी टाइम, अगर इतना आप माइंड में रखते हैं तो इसी टाइम आप समझिए कि आप द्विघात समीकरण के आधे प्रश्न को आप हल कर चुके हैं। बात समझ में आया? इसमें अधिकांश चीज आपको क्या याद रखना है, तो जब ये प्रश्नावली हमारा स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको कहेगा कि बताइए निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, तो आपको ये मिलाना है कि क्या समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है क्या। इस रूप का नहीं भी है तो सिर्फ आपको ये मिला लेना है कि समीकरण में एक्स का पावर 2 है या नहीं है। अगर समीकरण में एक्स का पावर 2 होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा, और अगर x का पावर 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन, थोड़ा सा भी कहीं कंफ्यूजन है तो बोलो। दोनों तरफ स्क्वायर रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो वो इधर से आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस में होगा, वो दोनों तरफ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कभी कभार दिया जाएगा तो एक साइड का जब दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस में हो जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि किसी भी कंडीशन में द्विघात समीकरण वो तभी होगा जब x का पावर क्या हो, 2 हो। जब हमें x का पावर 2 मिला तभी वो द्विघात समीकरण हुआ, नहीं तो नहीं। इतना पॉइंट समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना। अगर आपको कहीं पर भी परेशानी होगा तो आप अपने घर पे इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस पूरा चैप्टर में बाबू आपको सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूला पढ़ना है। वो फॉर्मूला क्या है जरा देख लीजिए। उस दोनों फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखेंगे। और जहां तक हमको याद है, जब आपका बीटीसी का क्लास हुआ था तो कुछ बच्चे को जो सब याद करके नहीं ला रहे थे उनसे 10-10 बार लिखवाया भी गया था, विवेचक और मूल दोनों का। ठीक है, अब चलिए विवेचक या विवेक्तर, विवेचक या विवेक्तर, हम कुछ भी लिखेंगे बात सेम ही है। इसको किस चीज से सूचित किया जाता है, के बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबको ये पता है। दूसरा वाला मूल, यहाँ पर हम लिखेंगे x, लेकिन यहाँ पर दूसरा कुछ भी चरमान आ सकता है, ये आपको पता है। मूल का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई। बस ये 2 फार्मूला आपको याद करना है। अगर ये 2 फार्मूला आपको याद है और हमको नहीं लग रहा है कि जो भी पॉइंट आपको अभी पढ़ाया गया है उसमें कोई भी पॉइंट याद करने का चीज है, अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो सारी बातें आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम अभी पढ़ क्या रहे, द्विघात समीकरण। समीकरण द्विघात में समीकरण 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन सा, तो एक होता है शुद्ध
समीकरण, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, क्या होगा दूसरा, अशुद्ध समीकरण। अब माइंड में एक चीज आएगा कि सामान के बारे में तो पढ़े हुए थे कि हम जो सामान खरीद कर लाते हैं वो वाकई में शुद्ध है या नहीं है। जैसे खास करके अगर हम कभी घी खरीदने जाते हैं या शहद खरीदने जाते हैं तो हम ये जरूर पूछते हैं कि शुद्ध गाय का घी है ना, या हम शहद खरीदने जाते हैं तो हम यही पूछते हैं कि शुद्ध शहद है ना। कभी कभी आप देखिएगा कि गांव घर में अभी एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि एक मिठाई आता है रसगुल्ला, उसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर एक लीटर दूध से छेना निकाला जाए तो आज के टाइम में मुश्किल से 150 ग्राम निकलता है, 150 ग्राम निकलता है। कुल मिलाकर यही बात हुआ कि अगर 1 केजी हमें छेना चाहिए तो लगभग 6 लीटर दूध हमें मिलना चाहिए ना। 6 लीटर दूध का कॉस्ट कितना हो जाता है, 6×35 लगभग 300 रुपये। आप दुकान पर जाइए, किसी दुकान पर अभी बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुका है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि फलाना ये वो। आप कोई भी दूध लेने जाइए तो आपको कहा जाएगा कि ये फुल क्रीम दूध है, इसका दाम 65 रुपया लगेगा। अगर आप वो दूध लेते हैं तो जरा आप देखिए 6 केजी दूध का लगभग कितना पहुंच जा रहा है, 60 के हिसाब से जोड़िए तो फिर भी 360 रुपया हो रहा है 1 केजी छेना के लिए। अब आप वही दुकान में जा रहे हैं 1 केजी मिठाई खरीदने, तो उसी छेना का बना हुआ मिठाई रसगुल्ला आपको कितने रुपए में मिल जा रहा है, 240 रुपए में। जबकि यहाँ पर सिर्फ दूध और दूध का कॉस्ट कितना आ रहा है, 360 रुपया आ रहा है ना। अब इसमें मजदूरी है, गैस जल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर कॉस्ट कैसे कम गया। तो जब आप दुकान में जाते हैं तो जो आपको मिठाई तौला जाता है पूरा रस सहित, यानी कि आपको छेना के सहित पानी भी दिया जा रहा है और आपसे पानी के साथ उस छेना का दाम वसूल किया जा रहा है। और उससे भी तो अभी एक हमारे यहाँ प्रचलन में है डब्बा वाला, पता नहीं वो किस जानवर के चमड़ी का वो मिठाई बनाया गया है। सबसे पहली बात कि वो चबाया नहीं जाएगा, दूसरी बात अगर 2 गो आप चबा लीजिए तो हो गया, फिर तीसरा चबाने का आपके अंदर हिम्मत नहीं आएगा। और जाइए मार्केट में, अभी देखिएगा गांव घर में काफी वो प्रचलन में है, जिसको नहीं खिलाने का मन है तो जाता है 1000 रुपया में उठा कर ले आता है, 1000 में 350 पीस, 1000 में 350 पीस वो मिठाई मिल जा रहा है। जरा आप सोचिए कि वो किस चीज का मिल रहा है, और उसका भी नाम रखा गया रसगुल्ला। ना उसमें बढ़िया रसे है, ना वो गुलगुले है, तो रसगुल्ला कैसे हो गया। उसका नाम होना चाहिए बेकार जानवर का चमड़ा, जिसे न चबाया जा सकता है ना खाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए बुआ, जैसे सामान में शुद्धता और अशुद्धता होता है, ऐसे यह समीकरण में भी आप शुद्ध और अशुद्ध समीकरण पढ़ लीजिए। देखिए अब बाबू, शुद्ध समीकरण क्या है, तो शुद्ध समीकरण हम किसके सापेक्ष में पढ़ रहे हैं, तो द्विघात के। द्विघात समीकरण में शुद्ध समीकरण कौन होगा, तो लिखेंगे जिसका विवेचक शून्य, क्या शून्य या पूर्ण वर्ग संख्या हो, क्या हो पूर्ण वर्ग यहां देखिए बाबू, इधर समझो, शुद्ध समीकरण कौन होगा, तो शुद्ध समीकरण वही होगा जिसका विवेचक कैसा निकले, या तो शून्य के रूप में और या तो पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में। आपको याद होना चाहिए कि इससे बैक संडे को, पिछला संडे को आप लोगों को जब रियल नंबर पढ़ाया गया था तो उसमें आप लोगों को पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ाया गया था। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, तो जब हम किसी संख्या को ले और उसमें उसी से गुणा कर दे और जो गुणनफल आए उसी को क्या कहा जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9,
ये जो 1 4 9 आया, ये सभी संख्या कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जब ये हम विवेचक निकालेंगे और विवेचक के रूप में या तो 0 आ जाए या 1 4, उसके बाद 9 16 25 36 49 64 81 100, आगे भी और जाने के बाद जो भी संख्या अगर इस टाइप का आ रहा है जो पूर्ण वर्ग हो तो उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब अशुद्ध में क्या होगा? तो देखिए, यदि विवेचक क्या हो? ऋणात्मक हो। क्या हो बाबू? ऋणात्मक हो या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, या क्या नहीं हो? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। ए बुआ, समीकरण अशुद्ध कब होगा? तो समीकरण अशुद्ध तब होगा जब विवेचक ऋणात्मक या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? इसके बाद समीकरण वास्तविक भी होते हैं, अवास्तविक भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे आपको समझा देते हैं। समीकरण कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक में वास्तविक, 2 में अवास्तविक और 3 नंबर में कौन चीज? बराबर। ठीक है, इसको समझने का वो शॉर्टकट तरीका है। अगर b² - 4ac का मान 0 आ गया, क्या आ गया? तो मूल क्या, तब इसका ये जो समीकरण होगा किस प्रकृति का होगा? बराबर होगा। और इसका जो मूल निकलेगा, मूल भी कैसा निकलेगा? इसके मूल बराबर हो जाएंगे समीकरण में। ठीक है, अब देखिए ये जो अब मूल कैसे बराबर होता है ये भी एक कंफ्यूजन का विषय है। तो जब भी हम द्विघात समीकरण निकालते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या गो मूल निकलेगा, क्या गो आंसर निकलेगा? तो दोनों आंसर हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अब देखिए, मूल अवास्तविक कब होगा? जब b² - 4ac का मान किस चीज में आए? माइनस में आए। किस चीज में आए? माइनस में आए। अगर b² - 4ac का मान माइनस में आ जाता है तो मूल क्या हो जाता है? समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं ना? और अगर b² - 4ac का मान प्लस में आ जाए, क्या आ जाए? प्लस में आ जाए, तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। अब ये तो समझ में आया कि 0 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में कैसे आएगा? तेरे भाई कभी कभी आप पढ़ते आप देख रहे हैं ना कि आंसर कभी कभी 5 आता है और कभी कभी यही -5 आ जाता है, आता है ना? तो जब आंसर से आगे माइनस लग जाए तो मूल अवास्तविक हो गया, और जब आंसर से पहले प्लस रहे तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? यहां तक समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? ये सारे पॉइंट, जितना भी पॉइंट अभी आपको पढ़ाया गया है, ये सभी पॉइंटों को आप माइंड में रखेंगे ताकि जब भी आपका एक्सरसाइज नेक्स्ट डे स्टार्ट किया जाए तो कहीं किसी भी तरीका का कंफ्यूजन उत्पन्न ना हो। ठीक है, और जो भी इसमें पॉइंट है, पर डे 1 या 2 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और आपसे ये पॉइंट पूछा जाएगा, या जब प्रश्न बनाया जा रहा होगा उस टाइम आपको यहाँ पर बुलाकर आपसे भी आंसर निकलवाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? इसलिए कोशिश करेंगे आप कि जितना भी पॉइंट्स आपको पढ़ाया जा रहा है इसको हम ऑल टाइम कहाँ रखें? माइंड में, ना कि कॉपी में। बात समझ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे अपना एक्सरसाइज 3 का ए, जो द्विघात समीकरण का है। और इस चैप्टर में हमें ज्यादा नहीं, बस 19 प्रश्न पढ़ना है। ठीक है।